हेलो स्टूडेंट्स। सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक को हमने दो पार्ट में पढ़ा चुका हूँ मैं। फर्स्ट पार्ट में हमने फाइबर्स के बारे में जाना था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, ये पॉलीमर्स होते हैं, कितने टाइप के सिंथेटिक फाइबर्स हैं, जिसमें हम लोग देखे थे रेयॉन, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, ब्लेंडेड फैब्रिक क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा था सिंथेटिक फाइबर्स पार्ट 1 में। फिर सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक पार्ट 2 में हम लोग प्लास्टिक के बारे में पढ़े। प्लास्टिक्स क्या होते हैं? ऑल द प्लास्टिक्स आर क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दो भागों में लोग बांटते हैं प्लास्टिक को। थर्मोप्लास्टिक किसे कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक किसे कहते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग पढ़े। फिर प्लास्टिक्स का वर्सेटाइल यूजेज के बारे में हमने जाना। प्लास्टिक इन्वायरमेंट के साथ प्लास्टिक का कैसा संबंध है, ये इको फ्रेंडली नहीं है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो क्यों, ये हमने देखा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के यूज को लिमिट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। आज हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप इसको समझ लेंगे और इसको अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखकर याद करेंगे। इससे पहले भी जो मैं दोनों पार्ट में दिया हूँ क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लिख लेंगे और ये आपका चैप्टर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। अब आप देख लेंगे ये क्वेश्चन, आप देखिए MCQ है। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ रेयॉन। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में वूल है, बी में PET है, सी में वुड पल्प है, डी में सिल्क है। कह रहा है कि रेयॉन का सोर्स क्या है, कहाँ से रेयॉन प्राप्त किया जाता है। तो क्या होगा, ऑब्वियसली आंसर आपका क्या होना चाहिए, वुड पल्प होना चाहिए। अब क्यों है तो ये भी मैं बताया हूँ यहाँ। रेयॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प विच कंटेन्स सेलुलोज। रेयॉन किससे प्राप्त किया जाता है, वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है, जिसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। पॉलीमर का क्या नाम है, सेल्यूलोज। क्वेश्चन 2 देखिए, पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ए नाइलॉन एंड वूल, बी पॉलिस्टर एंड वूल, सी नाइलॉन एंड कॉटन एंड डी पॉलिस्टर एंड कॉटन। तो पॉलीकॉट क्या है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लेंडेड फैब्रिक। तो पॉली मीन्स पॉलिस्टर, कॉट कॉटन। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। मीन्स पॉलीकॉट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉलिस्टर एंड कॉटन। बाय मिक्सिंग पॉलिस्टर एंड कॉटन वी गेट पॉलीकॉट। अब यहां देखेंगे आप, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, कौन सा है इसमें। ए ऑप्शन देखिए मिलेमाइन, बी क्या है पॉलीथीन, सी क्या है PVC एंड डी है नायलॉन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, क्या होगा बताइए। ए होगा मिलेमाइन। Melamine is a thermosetting plastic which when molded ones cannot be softened by heating. ये thermosetting plastic का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इन अपीयरेंस। कौन सा है इसमें, नायलॉन है, रेयॉन है, पॉलिस्टर है, टेरिलिन है। क्या होगा आंसर, रेयॉन होगा। बी ऑप्शन होगा रेयॉन। रेयॉन रिजेंबल सिल्क इन अपीयरेंस, देयरफॉर रेयॉन इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। रेयॉन दिखने में बिल्कुल सिल्क की तरह लगता है, इसलिए इसे हम आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जानते हैं।
अब हम लोग यहाँ पे कुछ देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, वो एमसीक्यू था, मल्टीपल चॉइस का था। इसके अलावा भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, आपको एग्जाम्पलर में है दिया हुआ, अगर आपके पास एग्जाम्पलर है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉटन इज ए नेचुरल पॉलीमर। कॉटन क्या है? एक नेचुरल पॉलीमर है। व्हाट इज इट्स केमिकल नेम? तो इसका केमिकल नेम क्या है? तो केमिकल नेम ऑफ कॉटन इज सेल्यूलोज। इसका केमिकल नेम क्या है? सेल्यूलोज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन, ए सिंथेटिक फाइबर विच लुक्स लाइक सिल्क, एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो सिल्क की तरह लगे देखने में, इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, जो वुड पल्प के केमिकल ट्रीटमेंट से प्राप्त किया जाता है। इट इज देयरफॉर नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, इसलिए इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। व्हाट इज इट्स कॉमन नेम? इसका कॉमन नेम क्या है? अभी हम लोग इसको पढ़े भी हैं, क्वेश्चन में भी देखे हैं। तो इट्स कॉमन नेम इज रेयन। इसका क्या नाम होगा? रेयन होगा। एंड रेयन इज ऑफन रिगार्डेड एज आर्टिफिशियल सिल्क। रेयन को हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। अब हम लोग कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान से समझिए, सब अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आपका आ रहा है। रोहित टूक हिम विथ सम नायलॉन रोप्स। रोहित अपने साथ कुछ नायलॉन रोप्स लिया है। व्हेन ही वॉज गोइंग फॉर रॉक क्लाइंबिंग। रोहित कहाँ जा रहा है? रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेनियरिंग पे जा रहा है। तो उसने क्या लिया है? रॉक क्लाइंबिंग के लिए नायलॉन रोप्स लिया है, नायलॉन का रस्सी लिया है। कैन यू टेल वाई ही सिलेक्टेड नायलॉन रोप्स इंस्टीड ऑफ रोप्स मेड अप ऑफ कॉटन और जूट? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि उसने, रोहित ने नायलॉन रोप्स ही क्यों चुना, उसने कॉटन या जूट का रोप क्यों नहीं चुना? सोचिए। नायलॉन के बारे में आप पढ़े हैं, नायलॉन क्या होता है? स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है। तो इसका आंसर होगा नायलॉन रोप्स आर स्ट्रांग, इलास्टिक एंड लाइटर, हल्का होता है, एज कंपेयर टू कॉटन एंड जूट रोप्स। नायलॉन रोप क्या होगा? स्ट्रांग भी होगा, इलास्टिक भी होगा और हल्का भी होगा। किसके कंपैरिजन में? कॉटन और जूट रोप के कंपैरिजन में। A nylon thread is actually stronger than a steel wire of similar thickness. नायलॉन का एक थ्रेड लीजिए और स्टील वायर लीजिए, सेम थिकनेस का अगर है तो नायलॉन स्ट्रॉन्गर होगा स्टील से। अब आप समझ सकते हैं कि नायलॉन कितना स्ट्रांग होता है। इसलिए इसका यूज होता है, नायलॉन फाइबर का फिशिंग नेट में होता है, रोप्स फॉर माउंटेनियरिंग होता है, पैराशूट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेडी वेंट टू द मार्केट टू बाई ए ब्लैंकेट। एक लेडी मार्केट जाती है ब्लैंकेट खरीदने के लिए। द शॉपकीपर शोड हर ब्लैंकेट्स मेड अप ऑफ एक्रिलिक फाइबर एज वेल एज मेड अप ऑफ वूल। उसको शॉपकीपर दोनों तरह का ब्लैंकेट दिखा रहा है कि भाई ये प्योर वूल का बना हुआ और एक्रेलिक का बना हुआ है। शी प्रीफर्ड टू बाय एन एक्रिलिक ब्लैंकेट। कैन यू गेस वाई? उसने किसको प्रीफर किया? एक्रिलिक वाले को किया। तो आप ये अनुमान लगाइए कि कैसे, क्यों किया। आप नेचुरली ऐसे आप सोचेंगे कि प्योर वूल का लेना चाहिए था, तो एक्रिलिक क्यों लिया? तो आंसर क्या होगा? एक्रिलिक ब्लैंकेट्स आर चीप, लाइट इन वेट, मोर ड्यूरेबल एंड आर अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स एंड डिजाइन। अब चूंकि ये सिंथेटिक फाइबर होगा है, इसलिए ये नेचुरल वूल से सस्ता होगा, हल्का होगा और ज़्यादा दिन तक चलेगा और अच्छे अच्छे रंगों में, बहुत सारे रंगों में उपलब्ध होगा, बहुत सारे डिजाइन में उपलब्ध होगा और इसको हम लोग आसानी से घर में भी धो सकते हैं, इजीली वॉश्ड एट होम। तो इन सब कैरेक्टर्स के कारण इस लेडी ने क्या किया कि एक्रिलिक के ब्लैंकेट को ही सेलेक्ट किया।
अब आप देखिए, एक थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स इन आवर लाइफ। सिंथेटिक पॉलीमर्स, जिसमें आप सभी सिंथेटिक पॉलीमर्स में फाइबर्स भी आ गए, प्लास्टिक भी आ गए, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो नायलॉन का हम पहले देखते हैं। इट इज यूज फॉर मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग, फिशिंग नेट्स, रेन कोट्स, पैराशूट्स एंड टायर कॉर्ड्स। नायलॉन का यूज अब रॉक क्लाइंबिंग में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, फिशिंग नेट्स में होता है, रेनकोट बनाने में, पैराशूट बनाने में और टायर के कॉर्ड बनाने में होता है। एक्रिलिक का क्या है? तो यूज फॉर स्वेटर्स, ट्रैक सूट, लाइनिंग्स फॉर बूट्स एंड ग्लोव्स एंड इन फर्निशिंग फैब्रिक्स एंड कारपेट्स। टेरिलिन है, अलग फैब्रिक है। इसका क्या होता है? इट इज यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू मेक क्लोथ्स लाइक साड़ी एंड अदर ड्रेस मटेरियल। कपड़ा बनाने में, साड़ी बनाने में और भी ड्रेस बनाने में इसका यूज होता है। इट इज ऑल्सो मिक्सड विथ नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन एंड वूल टू मेक मोर वेराइटी ऑफ क्लॉथ। ब्लेंडेड फैब्रिक बनाने में, जैसे टेरिलिन को आपने मिला दिया कॉटन के साथ तो टेरिकॉट हो गया, और वूल के साथ मिला दिया तो टेरी वूल हो गया, और फिर इससे अलग अलग तरह का कपड़ा बनेगा। Plastics. It is used to store food item, water, milk, pickles, dry food, etc. Plastic containers seem to be most convenient. चारों तरफ आपको प्लास्टिक दिखेगा। आप किचन में जाके देखिए, बाथरूम में जाके देखिए, आपका बकेट है, डब्बा सब रखते हैं, पिकल्स रखने के लिए, ड्राई फूड रखने के लिए रखते हैं। सब जगह आपको ये सुविधाजनक होता है। प्लास्टिक फ्रेगाइल नहीं होता है, जल्दी फूटता टूटता नहीं है। डिसीज और क्यों? ये हल्का भी होता है, सस्ता पर होता है, लो प्राइस, मजबूती होती है, गुड स्ट्रेंथ एंड इजी हैंडलिंग एज कंपेयर टू मेटल्स। प्लास्टिक्स आर यूज इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेस क्राफ्ट। और प्लास्टिक का यूज आप देखिए कार का डैशबोर्ड में, इवन एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट तक में प्लास्टिक का यूज होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग वेरी यूजफुल, ये बहुत यूजफुल होने के बावजूद, इट इज एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के उपयोग को कम करने के लिए सलाह दिया जाता है। ऐसा क्यों? वाई इट इज सो? कैन यू सजेस्ट अ मेथड टू लिमिट इट कंजम्पशन? क्या आप कुछ तरीका बता सकते हो जिससे इसके उपयोग को कम किया जाए? तो आपकी सुविधा के लिए मैं आंसर दे रहा हूँ, आप खुद भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं और फिर इससे कंपेयर अपने आंसर को कर सकते हैं, और जहाँ कमी लगे तो आप यहाँ से फिट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इसकी कॉपी कर लें। तो आंसर है, इट इज एडवाइज टू रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ प्लास्टिक बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। प्लास्टिक के उपयोग को निम्नलिखित कारणों के कारण हम लोग रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे। फर्स्ट वन, द आर्टिकल्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक से जो भी वस्तुएं बनती हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं, मीन्स नेचर में डिकम्पोज नहीं होता है, सड़ता नहीं है। दिस कॉजेज ए ग्रेट प्रॉब्लम इन द डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। अब मतलब प्लास्टिक का आपने कंटेनर है, प्लास्टिक का और भी पॉलीथीन वगैरह जो भी है, रैपर्स है, तो यूज हो जाने के बाद वो वेस्ट बन जाता है, और वेस्ट बन जाने के बाद आप अगर उसको थ्रो करते हैं तो वो नेचर में डिकम्पोज नहीं होता है। ये बहुत बड़ा आपका प्रॉब्लम बनते जा रहा है। द बर्निंग, आप अगर आप जलाते हैं, द बर्निंग ऑफ प्लास्टिक वेस्ट गिव्स आउट हार्मफुल गैस विच पॉल्यूट द एयर। इससे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जिससे एयर पोल्यूशन होता है। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू डिस्पोज ऑफ द यूज प्लास्टिक आर्टिकल बाय बर्निंग। इसलिए एकदम ही सलाह आपको नहीं दिया जाएगा कि आप डिस्पोज करें प्लास्टिक के आर्टिकल को जला के। जलाना तो बिल्कुल भी नहीं। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख रहे हैं, सब एग्जाम्पलर का भी हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा वांट्स टू बाय शर्ट्स फॉर समर, शुड ही बाय कॉटन शर्ट और शर्ट मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल? एडवाइस राणा गिविंग योर रीजन। राणा है, एक लड़का है, सिंबॉलिक फॉर्म है, वो एक शर्ट खरीदना चाह रहा है गर्मियों में, तो उसे कैसा शर्ट खरीदना चाहिए? कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए या सिंथेटिक मटेरियल का? आप उसको एडवाइस दीजिए, तो अपना रीजन दीजिए कि क्यों ऐसा करना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए। ही शुड बाई कॉटन शर्ट्स, उसको कॉटन शर्ट खरीदना चाहिए। क्यों खरीदना चाहिए?
दिस इज बिकॉज कॉटन हैज मोर कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर देन सिंथेटिक क्लॉथ। में मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और आप जानते ही हैं कि गर्मियों में इन समर्स वी हैव एक्सटेंसिव स्वेटिंग, हमें बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, और वो आसानी से कॉटन शर्ट के द्वारा सोख लिया जाता है। इसलिए कॉटन क्लोथ्स क्या होगा, बेटर देन क्लोथ्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक मटेरियल। गिव एग्जाम्पल्स टू शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। आप एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा बताइए कि प्लास्टिक नेचर में नॉन कोरोसिव है। तो पहले तो हम लोग समझें व्हाट इज नॉन कोरोसिव। द लिटरल मीनिंग ऑफ नॉन कोरोसिव इज रेसिस्टेंट टू गेट डिस्ट्रॉयड बाय केमिकल एक्शन, मीन्स वाटर के एयर के एक्शन से वो खराब नहीं हो, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन कोरोसिव। तो फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल दैट शो दैट प्लास्टिक्स आर नॉन कोरोसिव इन नेचर। नंबर 1, प्लास्टिक कंटेनर्स डू नॉट रिएक्ट विथ आइटम्स स्टोर्ड इन इट। प्लास्टिक में आप जो आइटम रखते हैं, इवन पिकल्स भी आप प्लास्टिक में आप देखिएगा आता है, उससे वो खराब नहीं होता। एसिड, मेडिसिन्स, केमिकल्स सारे प्लास्टिक में आ रहे हैं। दे डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। अगर उसको मॉइस्चर से एक्सपोज हो, एयर से हो, तो उसमें रस्टिंग नहीं होता, जैसे आप देखिए आयरन में हो जाता है। दे डू नॉट डिकम्पोज व्हेन लेफ्ट इन ओपन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। अगर आप खाली जगह भी रख दें बहुत दिनों तक तो वो डिकम्पोज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवॉइड प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल, कॉमेंट ऑन दिस एडवाइस। मतलब सारी गुणों के बावजूद भी प्लास्टिक को हमें जितना संभव हो अवॉइड करना चाहिए, इस पर हमारा कमेंट का मांगा जा रहा है। क्यों ऐसा? आप जानते हैं कि प्लास्टिक दो इट इज़ वेरी मच यूजफुल, वेरी मच हैविंग गुड क्वालिटीज, इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए प्लास्टिक मस्ट बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। जितना संभव हो हमें प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए। द मटेरियल्स मेड ऑफ प्लास्टिक आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। द यूज ऑफ प्लास्टिक हैज अ बैड इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अभी भी एक क्वेश्चन में हमने देखा है, व्हेन द प्लास्टिक आर बर्न्ड इट रिलीज लॉट ऑफ पॉइजनस फ्यूम इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन। अगर आप जलाएंगे तो एयर पोल्यूशन होगा। इसके अलावा भी कभी कभी देखते हैं पॉलीथीन वगैरह में लोग लेफ्ट ओवर फूड वगैरह लेके फेंक देते हैं, या कुछ खाने का सामान बचा हुआ फेंक दिया। तो स्ट्रे कैटल्स होते हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारे जानवर घूमते रहते हैं, वो उसको खा लेते हैं, जैसे गाय वगैरह, और उससे उनका क्या होता है कि पूरा का रेस्पिरेटरी सिस्टम और कभी कभी उनका पूरा इंटेस्टाइन चौक हो जाता है, एंड दे आर हैविंग वेरी पेनफुल डेथ। तो ये बहुत ही खराब है। The waste plastic article thrown here and there carelessly get into dirty water drains and sewers and block them. अब इधर उधर फेंका हुआ प्लास्टिक का थैला है, रैपर्स है, ये सब क्या ड्रेन में चला जाता है, ड्रेन को ही बंद कर देता है। तो इन्हें नट सेल हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक कैन बी कंसीडर्ड ए थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट। एक तरह का ये थ्रेट बना हुआ है हमारे इन्वायरमेंट की। तो हमें क्या कर सकते हैं कि वी कैनॉट कंप्लीटली डिस्कार्ड प्लास्टिक, यूज ऑफ प्लास्टिक, बट वी कैन लिमिट इट्स यूज। हम लोग इसकी यूज को लिमिट कर सकते हैं, और इस तरह से वी कैन सेव आवर इन्वायरमेंट। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस कुछ ही क्वेश्चन आपका बच गया होगा एनसीईआरटी में, और जो बच गया होगा आप उसको कैपेबल है इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, मेरा वीडियो देखने के बाद आप आसानी से सारा आंसर कर सकते हैं, और फिर ये चैप्टर आपका पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। और फिर हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पावर पॉइंट से आपको हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।